मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ उस समाज को कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से एजुकेशन से दूर रखा। वो इसलिए रखा कि अगर कांग्रेस हमको एजुकेशन दे देंगी तो हम जब पढ़ना सीख जाएंगे तो कभी कांग्रेस को वोट देना नहीं आएंगे, कभी कतई वोट नहीं देंगे। लेकिन हमारे वोट हम सभी पार्टियों को चाहिए, लेकिन हमारा विकास कोई पार्टी नहीं करने वाली। ख़ास तौर से हमारी जो ये दुर्दशा हुई है ये सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो कांग्रेस का है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो है कांग्रेस हमारे समाज के वोट लेते हुए आई है, लेकिन इस पर हमारे मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। मैं जुल्फ़िकार अहमद अंसारी, मध्य नागपुर 55 माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार हूँ और चुनाव में इस मैदान के अंदर अपनी जनता के मूलभूत मुद्दों को लेकर उतरा हूँ। और मैं पिछले 20 सालों से सामाजिक कार्य करता आ रहा हूँ और यही वजह है कि जनता ने मुझे सपोर्ट किया और जनता ने काफ़ी सपोर्ट और कहने पर मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ। और जो जनता के मुद्दे हैं, जैसा कि जिस तरह हमारे आज कई वर्षों से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के आमदार रहे, लेकिन फिर भी मध्य नागपुर बदहाली की ज़िंदगी में आज भी जी रहा है। आप यहाँ की सड़कें देखें, आप यहाँ की सीवर लाइन देखिए, आज आप यहाँ पर आज भी वाटर लाइन में आज भी गंदे पानी पीने पे लोग हमारे आके मजबूर है और गंदे पानी के बिल भर रहे हैं। तो यही सब हमारे मूलभूत मुद्दों को लेकर हम जनता के साथ इस मैदान में इलेक्शन में उतरे हुए हैं। और पिछले जितने आमदार ने हमें आश्वासन दिया उनको सबक सिखाने के लिए जनता के साथ हम मैदान में हैं और डटे रहेंगे। और उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद हमें बना रहेगा और 20 तारीख को वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से 23 तारीख को प्रचंड बहुमतों से विजय करें। मध्य नागपुर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मैदान में है और उनके सपोर्ट में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की लाड़की बहन योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे में आप उसे कैसे देखते हैं? लाड़की बहन योजना जो है वो एक सिर्फ छल तरह का एक स्कैम है वो, और इलेक्शन के बाद वो 1 रुपये भी किसी लाड़ली बहन को नहीं देने वाले। ये सिर्फ इलेक्शन का एक स्टैंड था और वो चलाए है। और इससे मैं नहीं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में बीजेपी या इंडियन अलायंस को कुछ फ़ायदा होगा एनडीए को। बट जो कद्दावर आपने जिस तरह कहा नेता, तो ये मैदान है, इसमें हर कोई कद्दावर होता है। मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो मेरे लिए कद्दावर है और मैं उसके लिए कद्दावर हूँ। जब तक हम अपने आप को खुद कद्दावर नहीं समझेंगे तो मैदान में उतर के कोई फ़ायदा नहीं। मुझे इतना यकीन है कि जितना मैं कद्दावर हूँ उतना ही मेरा कॉम्पिटिटर भी कद्दावर है। ये चुनावी माहौल देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ये कहा है कि एक है तो सेफ है। दूसरी ओर आदित्यनाथ योगी जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस अर्थ को आप कैसे लेते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपने पूरे उत्तर प्रदेश को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि उनका काम था उत्तर प्रदेश को एकजुट लेके उत्तर प्रदेश का किस तरह विकास करना, उस पर ध्यान देना, मगर वो अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ उत्तर प्रदेश को बांटने का काम करते हैं। और यही वजह है कि ऐसे लोग हमारे भारत के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होते हैं। और मैं सभी वोटर हज़रात से और सभी भारत की जनता से कहूँगा कि ऐसे लोगों से होशियार रहे जो हमारे देश को बांटने की बात करते हैं। ये देश अखंड भारत है और इस देश में गंगा जमुना तहज़ीब है, मोहब्बत भाईचारा है
और हर समाज एक दूसरे से मिल के रहने की मोहब्बत और बात करता है, और यही संदेश से हमारा देश चल रहा है, ना कि ऐसे कुछ जो बांटने वाले लोग हैं, बांटने की जो बात कर रहे हैं, जो समाज के अंदर कड़वाहट नफ़रत फैलाने की बात कर रहे हैं। इनको इस बार जनता होशियार है, समझदार है, इनको बाखूबी सबक सिखाएंगी। इनके अल्फाज, इनके बोल जो बटोंगे कटोंगे है, ये इनके मुंह पे उल्टा पड़ने वाला है। जुल्फ़िकार जी, आप जिस समुदाय से आते हैं वहाँ की युवा पीढ़ी कहें, पुरुष हो या महिला, शिक्षण से वंचित रहते हैं। ऐसे में आप उनके शिक्षण की पहल करेंगे कि वे साक्षरता को आगे बढ़ाएं? आपकी कोई ऐसी योजना है? बिल्कुल, मैं मैदान में, चुनावी मैदान में उतरा हूँ, और सबसे मेरा बड़ा मुद्दा यही है कि हमें किस तरह हमारे समाज को और सभी समाज को शिक्षित करना है, और एजुकेशन किस तरह अच्छे से अच्छा एजुकेशन उनको दिला सकते हैं। हमारी टीम ने पूरी एक प्लानिंग करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। अगर मैं चुन की जनता मुझे भेजती है तो हम पूरे मध्य नागपुर में इंटरनेशनल लेवल के स्कूलों को शुरू करने के लिए प्रशासन से मांग करेंगे, और महानगर पालिका की जो स्कूलें हैं उसको भी मॉडिफाई करने के लिए सौंदर्यीकरण करके उसके अंदर किस तरह अच्छे से अच्छे हम एजुकेशन हमारे बच्चों को और सभी समाज के बच्चों को दिला सके, इस पे हमारा फोकस रहेगा, और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन, कांग्रेस जो पार्टी है, इसने मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ उस समाज को कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से एजुकेशन से दूर रखा। वो इसलिए रखा कि अगर कांग्रेस हमको एजुकेशन दे देंगी तो हम जब पढ़ना सीख जाएंगे तो कभी कांग्रेस को वोट देना नहीं आएंगे, कभी कतई वोट नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस की साजिश रही कि 70 सालों से उसने हमें एजुकेशन से दूर रखा। दूसरा, सियासी बेदारी, शऊर जो इसको बोलते हैं, अवेयरनेस, उससे दूर रखा। यही वजह है कि मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक बन के रह गया। मेरा ये दावा है, चैलेंज है कि जिस दिन हमारी कौम पढ़ना सीख जाएंगी उस दिन वो बढ़ना सीख जाएंगी, और उस दिन वो कांग्रेस को कभी वोट नहीं देंगी। आपके मुस्लिम समाज में बुनकर भाई लोग हैं जिनके पास पहले हाथ करगा था, मतलब हैंडलूम, अभी वो पूरी तरह से बंद हुआ है, जिससे कि वो रोजी रोटी कमाते थे, वो भी बंद हो गई। उसके बाद में गडकरी जी ने यह कहा था कि हम उनके लिए टेक्सटाइल पार्क खड़ा करेंगे और उसके मार्फत उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो उसका क्या हुआ आगे में? देखिए, हमारा बुनकर समाज का ये मुद्दा, ये मसले बहुत पुराने और काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब हैंडलूम था तो सभी सरकारें, और हैंडलूम महात्मा गांधी की एक बड़ी इच्छा थी कि इस फील्ड के अंदर देश आगे बढ़े, मगर अफसोस कि जो भी सरकार आई उस बुनकर समाज को नज़रअंदाज करी, और बुनकर समाज आज बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है। और बुनकर समाज के लिए हर कोई आश्वासन तो बरोबर देता है, जैसा कि आपने गडकरी साहब की बात करें और दूसरी पार्टियों की जो बात करें, तो सभी हमको आश्वासन देती है मगर कोई काम नहीं करता। वजह सिर्फ यही है कि हमारे वोट हम सभी पार्टियों को चाहिए, लेकिन हमारा विकास कोई पार्टी नहीं करने वाली। ख़ास तौर से हमारी जो ये दुर्दशा हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो कांग्रेस का है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो है कांग्रेस हमारे समाज के वोट लेते हुए आई है, लेकिन इस पर हमारे मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। इसलिए हमारे बुनकर समाज का जो मसला है, हैंडलूम का जो मसला है, पावरलूम का जो मसला है, इसको हल करने के लिए मैं इस मैदान में हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा समाज हमारे साथ देगा, और हम अपने मुद्दों को सदन में उठाएंगे और अपना मुद्दे के जो परेशानी, जो प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। अंसारी साहब, इस वक्त पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, शारीरिक बोलिए या मानसिक बोलिए। ऐसे में आपकी महिलाओं की सुरक्षा की क्या रणनीति रहेगी? ये बड़ा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आज से 1400 साल पहले हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नारी शक्ति की बात करी, जिस तरह महिलाओं को इक्वलिटी और महिलाओं के सम्मान की बात करी, आज मुझे लगता है कि उसी बात को आज याद करने की ज़रूरत है। और जिस तरह उन्होंने वहाँ पर जिस 1400 साल पहले जब लड़कियाँ पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रीति रिवाज को उसको बंद किया और ये कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, ये एक हत्या है और ये जो चीज़ है ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ये मज़हब इस्लाम एक ऐसा इस्लाम है कि जिसमें हर किसी को मोहब्बत भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। तो इस्लाम के पहले जो लोग थे वो लड़की जब भी पैदा होती थी बच्ची उसे ज़िंदा दफन कर देते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई तो आपका जब दौर आया तो आपने इस रीति रिवाज को बंद करते हुए आपने महिलाओं को सम्मान देने की बात करी और रक्षा सुरक्षा देने की बात करी। आज भी उसी पहल पे हमको काम करना है और हमारी महिलाओं को और हमारी बच्चियों को किस तरह हम रक्षा दे सकते हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी इस पे काम कर रही है और आगे भी हम करते रहेंगे। आपने बुजुर्गों की समस्या तो बयान कर दी है, लेकिन आप ये बताइए कि आपके मध्य नागपुर में जो मूलभूत सुविधा है, ऐसी कौन सी समस्या है कि जो सुलझ नहीं रही है और आप उसके लिए क्या करेंगे आगे? हाँ, मध्य नागपुर में सबसे बड़ी मुद्दा हमारी जो समस्या और मुद्दा है वो एजुकेशन का। हमारे यहाँ पर हाईटेक लाइब्रेरी नहीं है, हमारे यहाँ पर स्कूल जो है हाई लेवल की इंटरनेशनल स्कूल नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ा मसला हमारे पूरे मध्य नागपुर के अंदर आप देखिए तो एक मध्य नागपुर में 2 मध्य नागपुर बसते हैं। एक मध्य नागपुर आप देखिए सड़कें चकाचक है, एक दूसरे मध्य नागपुर में आइए सड़कें टूटी फूटी आपको नज़र आएंगी। एक मध्य नागपुर में आप जाइए तो ड्रेनेज लाइन सीवर लाइन को आप क्लियर पाओगे, दूसरे जब मध्य नागपुर में आप आओगे तो आए दिन आप उस ड्रेनेज लाइन और सीवर लाइन को बहता हुआ पाओगे। एक मध्य नागपुर में अब जब जाओगे तो वाटर लाइन और शुद्ध पानी आपको पीते हुए आप नज़र आओगे, लेकिन जब दूसरे नागपुर में आओगे मध्य नागपुर में आओगे तो आपको नज़र आएगा कि उसी पानी पाइपलाइन वाटर लाइन से गंदा पानी पीने पे लोग मजबूर है। तो यही चीज़ को मुझे ख़त्म करना है, इसीलिए मैं मैदान में हूँ और ये मूलभूत जो मुद्दे हैं इसका किस तरह मैं निराकरण कर सकूँ इस पर मुझे पूरा ध्यान देना है। और मेरी टीम पूरी सहयोग में है और जनता मेरे साथ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 20 तारीख को पूरी जनता मुझको वोट करेंगी और 23 तारीख को मैं विजय होके इस सभी मूलभूत मुद्दों पर काम करना शुरू कर दूँ। अंत में आप आम जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं आम जनता से बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि लोकतंत्र प्रणाली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अधिकार है तो आपका मत अधिकार है, उसको यूज़ करना, उसका इस्तेमाल करना ना भूले। 20 तारीख को घर से हुजूम के साथ क्राउड के साथ पोलिंग बूथ पर पहुँचे और अपने मत का अधिकार का फुल उपयोग करें। और जो भी आपको अगर मैं लगता हूँ कि मैं इस लायक हूँ कि आपकी मूलभूत सुविधा और आपके काम आ सकता हूँ, आपकी समस्या को हल करवा सकता हूँ, तो मुझे मेरा 13 नंबर का बटन चुनाव चिन्ह क्रेन को दबा के मुझे विजय करे और कामयाब करे। धन्यवाद।